नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे उनके विद सॉल्यूशन के साथ। किसी भी प्रकार से अगर प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी परीक्षा में पूछा जाए तो आप उनका सही आंसर दे सकते हो। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ निरंतरता के अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। और आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लगभग टॉप 20 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाले टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, जहां पर भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ का क्या नाम है इन ग्रंथों में से? तो आपको पता ही है, अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपाद किया हुआ है। और अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था, कौन कवि है, तो ये है वल्लभाचार्य जी। और आगे चल के जो है सूरदास जी ने भी जो है इसी शुद्ध अद्वैतवाद को आगे बढ़ाया था और पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं अणुभाष्य। अणुभाष्य जो है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक प्रधान ग्रंथ माना जाता है और ये एक दार्शनिक ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र भाष्य तथा उत्तर मीमांसा नाम से भी जो है ये जाना जाता है। इसके अतिरिक्त और अन्य ग्रंथ है जैसे कि तत्वार्थ दीप निबंध, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम और पत्रावलंबन और पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य, भागवत पर सुबोधनी टीका आदि भी जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। ये सभी के सभी ग्रंथ किनके हैं? वल्लभाचार्य जी के। इन ग्रंथों में भी जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर जो है पूर्व मीमांसा भाष्य भी कई बार पूछा जा चुका ग्रंथ है वल्लभाचार्य जी का। और तत्वार्थ दीप निबंध भी जो है ये ग्रंथ काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इन सभी ग्रंथों को आपको ध्यान रखना है, कई बार पढ़ लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। विज्ञान गीता की रचना किसके द्वारा की गई? विज्ञान गीता जो रचना है इनमें से इस रचना के लेखक है केशवदास जी। केशवदास जी द्वारा ये रचना लिखी गई। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें केशवदास जी की और अन्य रचनाएं देखें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। ये जो है ये केशवदास जी की प्रमुख रचना रही है। और अन्य ये रचनाएं भी जैसे कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना रही है। और रामचंद्रिका पर टीका किन्होंने लिखी, ये आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है, क्योंकि मैंने जो है कुछ समय पहले ही आपको बताया था बिहारी सतसई पर जो है जब टीकाएँ लिखी गई थी तो रामचंद्रिका नाम से रामचंद्रिका जो ऑप्शन में दिया हुआ था, इस रचना पर टीका किसके द्वारा लिखी गई। तो आप लोगों को उनको एक बार से रिवाइज करते हुए ऑप्शन में जो कमेंट बॉक्स में है ये आपको बताना है रामचंद्रिका पर टीका किसके द्वारा लिखी गई। उसके बाद रसिक प्रिया केशव की प्रवर्तम रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और काव्य शास्त्र संबंधी ये ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि जितने भी रीतिकाल के कवि हुए हैं हमारे, उसमें जो है भारतीय जो विद्वान हुए हैं, भारतीय आचार्य रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ा हुआ है। एक सेकंड भाई। भारतीय काव्य शास्त्र के जो विद्वान रहे हैं, संस्कृत आचार्य रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ा हुआ है उनकी रचनाओं पर। तो काव्य शास्त्र संबंधी रचना है रसिक प्रिया केशवदास की, ये प्रवर्तम रचना है। इसमें रसवर्ती और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। और इनके प्रमुख आधार ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं, जैसे कि नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट श्रृंगार तिलक, ये इनके प्रमुख
ग्रंथ माने जाते हैं। और केशवदास जी अगर जन्म काल के आधार पर देखें तो भक्ति काल के अंतर्गत ठहरते हैं, और वैसे जो है ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो भक्ति काल और रीति काल दोनों के अंतर्गत आने वाले कवि कौन है? केशवदास जी। तो यह कवि कल्पतावर्ती और काव्यदर्श पर आधारित है। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना में प्रश्न राघव, हनुमान नाटक, कादम्बरी और आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण इन्होंने की है। रामचंद्रिका इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रतन बावनी में इन्होंने मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन, वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जसचंद्रिका का यशोगान किया है। और विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्यायदेशिक काव्य ये माना जाता है। इनका कौन सा ग्रंथ? विज्ञान गीता, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है प्रबोध चंद्रों पर आधारित निम्नलिखित में से केशवदास जी का कौन सा ग्रंथ है? तो आपको ध्यान रखना है विज्ञान गीता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 33, क्योंकि 30 प्रश्नों तक हम पहले कर चुके थे। खेट कौतुकम रचना किसकी है? तो ये रचना जो है निम्नलिखित में से रहीम की है। रहीम ने ज्योतिषी से संबंधित विषयों पर खेट कौतुक तथा द्वाविशद योगावली जैसी 2 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अभी भी ज्योतिषी में रुचि रखने वाले लोगों के लिए जो है संदर्भ गर्भित की जाती है। आगे बढ़ते हैं, गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। तो गोकुलनाथ जी की रचना है वो है 84 वैष्णव की वार्ता। एक रचना है 200 वैष्णव, एक रचना है हमारी 84 वैष्णव की वार्ता, एक है 252 वैष्णव की वार्ता, एक है 84 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों के दोनों रचनाएं जो है गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई हैं। देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे संबंधित। 84 वैष्णव की वार्ता ब्रजभाषा में लिखित ग्रंथ है इनका, और इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं जो है संकलित की गई हैं। इसके अलावा जब हम यहाँ पर और अन्य रचनाओं की बात करें तो वो रचनाओं को भी हम देख लेते हैं किस लेखकों द्वारा लिखी गई है। भक्तमाल का तो आपको पता ही है, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी की रचनाएं है। भक्तमाल का आपको पता ही है नाभादास जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नाभादास जी की रचना है। और छिताई वार्ता जो है नारायण दास जी की रचना है। और गोसाई चरित्र किसकी है आपको बताना है। गोसाई चरित्र जो है बेनी माधव जी की रचना है, बेनी माधव। एक है हमारा तुलसी चरित्र, एक है गोसाई चरित्र। तुलसी चरित्र की बात करें तो रघुवर दास जी की रचना है, और गोसाई चरित्र की बात करें तो बेनी माधव जी की रचना है। इन सभी एक दूसरे से मिलती हुई जो रचनाएं हैं, कन्फ्यूजन है उसको साथ साथ आप जो है अगर बार बार रिवाइज करते हुए चलोगे तो आसानी रहेगी परीक्षा में जब आप ऑप्शन का आंसर लगाओगे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव का क्या नाम है? तो राग दरबारी में वर्णित गांव का नाम क्या है? शिवपालगंज। राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल का एक व्यंग्यात्मक रचना मानी जाती है, जिसके लिए इन्हें जो है सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह ऐसा उपन्यास है जो शिवपालगंज गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता से अनावृत करता है। आगे बढ़ते हैं और मैरीगंज की बात करें तो आपको पता ही है फणीश्वर नाथ जी का महलांचल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद जी द्वारा रचित इनमें से पहला उपन्यास माना जाता है इनका बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद जी का जो है इनका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है इनका। आगे बढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रमुख पात्र है, बाणभट्ट, भटनी और निपोनिका। कई बार पूछ लिया जाता है भटनी तथा निपोनिका इस उपन्यास की पात्र हैं। इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन ने
किया। और ये भी कई बार परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न और बार बार पूछा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा से संबंधित रचना है। तो आपको ध्यान रखना है इनका ये किस विधा से संबंधित है, इनका उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला गिरिमिटिया। पहला गिरिमिटिया जो उपन्यास है ये गिरजा किशोर जी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है और जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। और इसके नायक, पहला गिरमिटिया के जो नायक है ये मोहनदास है। कई बार पूछ लिया जाता है मोहनदास निम्नलिखित में से किस रचना के नायक है या किस उपन्यास के नायक है, तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीली आंधी। पीली आंधी नामक उपन्यास की लेखिका, एक सेकंड में, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका निम्नलिखित में से प्रभा खेतान है। प्रभा खेतान पीली आंधी उपन्यास की लेखिका है। और अन्य उपन्यास देख लेते हैं प्रभा खेतान जी के। आओ पेपे घर चले, छिन्नमस्ता, पीली आंधी, ये तीनों उपन्यास कई बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और बार बार पूछे जाने वाले जो रचनाएं हैं उनको हमें बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, उसी से हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि एक बार पढ़ने से किसी को भी रचना याद नहीं रह पाती, इसलिए थोड़ी ट्रिक के माध्यम से और अपने शब्दों को देखते हुए, बार बार पढ़ते हुए, समझते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चलना है। अग्नि संभावा, तालाबंदी, अपने अपने चेहरे, ये सभी उपन्यास जो है किसके हैं? प्रभा खेतान जी के। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावर्त के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र नामक जो यात्रा वृत्तांत लिखा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता ही है यात्रा के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध माने गए हैं? राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल सांस्कृत्यायन का मानना है घुमक्कड़ी मानव मन की मुक्ति का साधन होने के साथ साथ अपने क्षितिज विस्तार का भी साधन है। उन्होंने कहा भी है कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। अगर परीक्षा में ये कथन भी पूछ लिया जाए कि कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है, किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखना है राहुल सांस्कृत्यायन जी। राहुल ने अपनी यात्रा के अनुभवों को आत्मसात करते हुए घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण निम्नलिखित में से जो है गिरियेशन जी ने सुझाया था। आपको पता ही है गिरियेशन ने जब हिंदी साहित्य के कालखंड किए थे तो 11 भागों में किए थे। ब्रिटिश की जो वो कंपनी की शासन व्यवस्था कुछ इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सारे नाम दिए थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत तुलसीदास नाम से भी एक काल विभाजन उन्होंने किया था, तो ध्यान रखना है। तो इस नाम से किन्होंने किया? जॉर्ज गिरियेशन ने। गिरियेशन जी के संबंध में कुछ बिंदु हम देखें तो गिरियेशन जी ने जो है इनके ग्रंथ का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस्तवार द एंदोई हिंदुस्तान नाम से ग्रंथ किसने लिखा था? गारसा द तासी, जो कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सूत्रपात करने वाला ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का सूत्रपात करने वाला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना गया है? वो माना जाता है गारसा द तासी जी द्वारा रचित इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तान और जॉर्ज गिरियेशन जी द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर। इनका जो है कालक्रम विभाजन पर आधारित इनका प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना गया है। तो ये ध्यान रखना है, क्रम विभाजन पर आधारित जो ग्रंथ है वो हम द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर को लगाएंगे। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले लिखा गया, सबसे पहले सूत्रपात करने वाला कौन सा ग्रंथ है, तो गारसा द तासी का नाम रहेगा। तो जो द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी में हुआ। भाषा क्या रही? अंग्रेजी भाषा रही। और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन व नामकरण करते उन्होंने ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण गिरियेशन ने ही दिया था। और इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी
की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ है और कवियों व लेखकों का विभाजन कालक्रम के अनुसार किया गया है। इस ग्रंथ के अंतर्गत मैंने आपको बताया ही है कि कालक्रम की पद्धति पर आधारित ये इनका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रथम बार जो है ग्रंथ जो लिखा गया इतिहास ग्रंथ जिसमें कालक्रमानुसार कवियों व लेखकों को रखा गया, उसका विभाजन किया गया, तो वो गिरियशन जी का ही ग्रंथ आता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर। इससे पहले जो है जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ गारसा दाताशी और शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया, उनकी जो पद्धति थी वो वर्णानुक्रम पर आधारित थी। वर्णों के क्रम पर जो है कवियों व लेखकों को उसके अंतर्गत रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं गिरियशन से ही संबंधित। सबसे पहले कालक्रमानुसार विभाजन किया गया है कवियों व लेखकों का और उसके बाद केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया। इनके ग्रंथ में जो है केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया। 1952 कवियों व लेखकों का इसमें वर्णन है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है और भक्ति काल को जो है इसमें इन्होंने क्या नाम दिया है, स्वर्ण काल। कई बार पूछ लिया जाता है स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसके द्वारा कहा गया भक्ति काल को, तो गिरियशन और श्याम सुंदर दास जी का नाम आता है। आगे बढ़ और सबसे पहले जो है जॉर्ज गिरियशन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने भी जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी। यह ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है और 12वें अध्याय में काल विभाजन का निर्देश दिया गया है। गिरियशन काल का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, यहाँ पे हम जो है इनके द्वारा किए गए 11 कालखंडों को विभाजन को हम जो है देख लेते हैं। इन्होंने किस प्रकार से हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अपने अध्याय बनाए हैं वो किन किन खंडों में प्रदर्शित किए हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले चारण काल आता है इनका, फिर 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी और उनकी कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जो कि हमारे प्रश्न का में पूछा गया है, और फिर है मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि। प्रवर्ती का मतलब होता है या तुलसी के जो बाद के कवि आए उन सभी का वर्णन। फिर है 18वीं शताब्दी, फिर है कंपनी की शासन में हिंदुस्तान और विविध अज्ञात कवि। आगे बढ़ते हैं, इनको आप एक बार से फिर से रिवाइज कर सकते हो क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से गिरियशन जी द्वारा काल विभाजन का नाम कौन सा है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कलम का सिपाही जो है लेखक कौन है? कलम का सिपाही नाम से रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो कलम का सिपाही रचना के लेखक निम्नलिखित में से अमृत राय जी है और ये किसके जीवन पर आधारित है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के पर आधारित ये रचना है कलम का सिपाही। इसमें मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया गया है। एक सेकंड भाई। कलम का सिपाही जो रचना है मूल रूप से ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई और प्रकाशित होते ही ये पूरे भारत में प्रसिद्ध भी हो गई थी। कलम का सिपाही ये पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई और अमृत राय ने ये पुस्तक इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने 1963 में ही जो है कलम का सिपाही पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये इतनी जो है प्रसिद्ध पुस्तक हो गई तो प्रकाशित होने के अगले साल ही जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कलम का किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला या मिला है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कब मिला है कलम के सिपाही पर जो है अमृत राय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ध्यान रखना है 1963 में। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1962। इस प्रकार से आपको हर एक तथ्यों को बिल्कुल बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारल न तिरुपति भेल। तो ये पंक्तियाँ हैं, ये विद्यापति जी की पंक्तियाँ हैं। तो विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, मणिमंजरा, नाटिका
गंगा वाक्यावली भूपरिक्रमा। और विषय रहा इस रचना का श्रृंगार और भक्ति रस। भाषा है इनकी, विद्यापति की जो रचनाओं का विषय है वो श्रृंगार व भक्ति रस माना जाता है। भाषा रही है इनकी रचनाओं की संस्कृत, अवहट और मैथिली, तीनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है। अवहट में कीर्तिलता और कीर्तिपताका मिलती है और मैथिली में इनकी पदावली मिलती है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार या उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है, कम से कम 16 उपाधियों से इन्हें नवाजा गया है। कवि कंठाभरण, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, ये सभी जो है विद्यापति को उपाधि मिली हुई है और इन्हें महाकवि भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है तो आपको पता ही है, रामविलास शर्मा जी का ये कथन है। रामविलास शर्मा एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद नाम आता है रामविलास शर्मा जी का। उसके बाद जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं जो है वही क्या कहलाते हैं, आलोचक कहलाते हैं। साहित्यिक आलोचना की 3 पुस्तकों जैसे कि प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, ये सभी की सभी रचनाएं जो है आलोचना संबंधी रामविलास शर्मा जी की है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। औचित्य रसिदस्य चित्रम काव्यस्य जीवितम, ये किसके द्वारा कही गई पंक्ति है तो ये हमारा भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये जो पंक्ति है, ये उक्ति है, ये क्षेमेंद्र जी की है, क्योंकि औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो क्षेमेंद्र जी को माना गया है। कुंतक को वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक माना गया है और आनंदवर्धन जो ध्वनि का, वामन्य रीति का, इस प्रकार से जितने भी संप्रदाय आते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले इन आचार्यों द्वारा दिए गए हैं, इन सभी को आपको बार बार से रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। अगर वही वीडियो आपको पसंद आ रही है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और साथ में आप जब कमेंट कर देते हो तो और भी अत्यधिक मोटिवेशन के साथ मैं नेक्स्ट क्लास लाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से ही जो है धीरे धीरे हमारा चैनल जो है आगे बढ़ रहा है। फिर प्रॉपर तरीके से संपूर्ण हिंदी विषय से संबंधित तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह हम रेगुलरिटी के साथ आगे तक जो है ले जाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। अभी जो है हमारी शुरुआत है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है चीज़ों को थोड़ा सा कलेक्ट करने के। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ से, और जो है आप लोगों ने जो मुझ पर विश्वास बनाए हुए रखा है, उससे जो हम जो है अपने चीज़ों को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस कंटेंट के माध्यम से मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करने की, इस जो है इन क्लासों के माध्यम से करने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। तो फिर से मैं कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आती है तो आप जो है लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो देख लेते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र जी जो है काशी के निवासी थे और उन्होंने 11वीं शताब्दी में औचित्य संप्रदाय की स्थापना भी की थी। क्षेमेंद्र ने अपनी कीर्ति औचित्य विचार चर्चा में रससिद्ध काव्य का जीवतम व आत्मभूत औचित्य तत्व को घोषित कर एक नए सिद्धांत की स्थापना भी इन्होंने की है, जो औचित्यवाद के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। मम्मट जी तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृते पुनः कवापि, तो ये पंक्ति जो है मम्मट जी की परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये पाश्चात्य विद्वान जो है कोलरिज का एक
कथन है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है। आगे का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता। तो ये जो पंक्ति है अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। जो ये पंक्ति है ये श्री भट्टोत जी द्वारा कही गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पंक्ति या ये उक्ति किसकी है? भट्टोत कवि की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक, आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक कौन है? निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। इन लेखकों में से नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगर इससे पहले जो है अगर ये पूछ लिया जाए सरस्वती पत्रिका के संपादक सबसे पहले किसने किया, तो नाम आएगा चिंतामणि घोष जी का। उसके बाद जो है कुछ समय तक चिंतामणि घोष जी ने इसका कार्यभार संभाला, लेकिन बाद में श्याम सुंदर दास ने इसका जो है संपादन कार्य किया 1901-2 से लेकर के 1903 तक। और 1900 ईस्वी में जब सबसे पहले सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो तब उनका कार्यभार चिंतामणि घोष जी ने 1900 में संभाला। 1901-2 में जो है श्याम सुंदर दास जी आए और 1903 में जो है महावीर प्रसाद जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। तो संपादन का कार्यभार जो है इन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक किया और ये एक प्रकार से मासिक पत्रिका भी रही है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ। यह प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी द्वारा जो है लिखा गया है और इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और ये हरियोध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में जाने गए हैं इसी की रचना के माध्यम से। कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे ये भिन्न रहे और प्रिय प्रवास इनका एक विरह काव्य है। ये भी अगर पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। और कितने सर्ग है प्रिय प्रवास में, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा के लक्षक व व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है, तो ये इन्हीं शब्द जो है इस पूरी पंक्ति में जो है घनानंद जी के बारे में कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाई, देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक सती प्रताप किसने पूरा किया? सती प्रताप नामक जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, वो पूरा किया इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से जो है भारतेंदु और राधा कृष्ण दास जी का संबंध क्या रहा है, किस प्रकार का रहा है, तो ये इनके फूफेरे भाई थे, यानी कि फूफा के बेटे माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या कितनी मानी जाती है? 17। भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य में नाट्य विधा का प्रवर्तक भी माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, ये एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी का मौलिक नाटक कौन सा नहीं है, या किस प्रकार का नाटक है, या कौन सा इनका अनुदित नाटक है। तो इस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में आपका एक भी नंबर जो है गलत, एक भी नंबर ना कटे या फिर गलत, एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए। तो देखते हैं भारतेंदु जी के मौलिक नाटक। विस्मय विश्वधाम 1876 इनका एक भाण नाटक है। भाण का मतलब होता है एक पात्रीय नाटक। उसके बाद जो है प्रेम जोगिनी 1875 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली 1876 नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रूपक है। और नील देवी जो है गीति रूपक नाटक है इनका। अंधेर नगरी जो है 1881 में इनका प्रहसन नाटक है। और सती प्रताप यह इनका एक अधूरा नाटक रह गया था, जिसने कि राधा कृष्ण दास ने इन्हें पूरा किया।
और 1883 में ये इनका पौराणिक नाटक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज की क्लास में लगभग हमने टॉप 20 प्रश्नों को करने की कोशिश की है उनके विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। इस प्रकार से हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए टीजीटी पीजीटी जो अभी हाल ही में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से काफ़ी सारे तथ्य जो है इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे, ताकि इसी तरह आपकी अच्छे से रिवीजन होती रहे, तैयारी होती रहे। हम इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल के माध्यम से करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, वीडियो पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पसंद आई वीडियो तो लाइक करना और अंत में कमेंट करके अवश्य बताना। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।